इसी के साथ मैंने कहा कि अगर किसी भी स्कूल टीचर ने, अब माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हम लोगों ने फैसला लिया कि कोई भी टीचर क्लासरूम में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हमने ये भी कहा कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने सीखने के लिए आते हैं भाई, अब पढ़ेंगे सीखेंगे तो इसके लिए हम भी जब पढ़ते थे, मेरी उम्र के मेरे सारे भाई खड़े हैं, कोई 2-4 साल छोटे होंगे, कोई 2-4-5 साल बड़े, बड़े तो काफी है, कोई मेरे से 20 साल बड़ा है, कोई 40 साल बड़ा है, मगर आपने भी अपने स्कूल में एक श्रमदान का एक पीरियड होता था, वो लगाया है कि भाई स्कूल में कहीं कागज भी ना पड़ा मिले, रोड़ी भी पड़ी ना मिले, आपके आसपास का जो वातावरण है वो साफ सुथरा हो। ये हमें सीखने के लिए कहां से मिलेगा? ये हमें स्कूल से मिलेगा। स्कूल में ही हमें अपने आप को लगाना पड़ता है कि मेरा ही काम है कि सारी जगह जो वातावरण वो शुद्ध रहे, वो साफ रहे, कहीं गंदगी ना हो। तो ये जो चीजें, ये भी हमारे बच्चों को सिखाने आज की डेट में जरूरी हो गई है। बताना जरूरी हो गया है, ऐसा नहीं पता नहीं, मगर छोड़ दिया गया था एक ये जो श्रमदान करते थे कुछ स्कूलों में, जो हमारे टीचर हैं वो जो समझदार रहे हैं वो तो करवाते ही हैं, कुछ लोग नहीं करा पा रहे होंगे। तो हमने तय किया कि नहीं, हमारा हर बच्चा, हर उसकी दक्षता जो है वो हर उसमें निपुण होना चाहिए, हर काम में निपुण हो। तो इसलिए एक श्रमदान का पीरियड भी हमने वो कहा कि इसको भी हम लोग शुरू करें। तो ये भी मैंने अपने सभी श्रेष्ठ गुरुजनों से निवेदन किया है कि अपने अपने स्कूलों में आप लोग ये सब करना शुरू करेंगे। यह तो मेरे स्कूल से, एजुकेशन से संबंधित एक तो बात मैंने आपको करनी थी, मैंने की है। बस अब अंत में इतना ही कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सुने नहीं, हर क्षेत्र में एक से बढ़ के एक काम करना, ये पहली बार हरियाणा के लोगों ने भी देखा है। हरियाणा के लोगों ने पहली बार देखा है कि गांव की फिरने, उसके बारे में कभी किसी ने चिंता की? कभी किसी ने तय किया कि हर गांव की फिरनी पक्की हो, हर गांव की फिरनी के ऊपर हम लोग लाइट की लगाए? कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे गांव के जो तालाब हैं, उन तालाबों की दशा क्या है? सारा का सारा गांव का पानी उसी तालाब में आना, वो गंदगी फैल जाना, फिर बीमारी हो जाना। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम हर पौंड को चरणबद्ध तरीके से कैसे उसकी गंदगी को साफ करें, कैसे उस गंदगी को साफ करके वहां पर हम अच्छा जोड़, जिसमें हमारे पशु भी पानी पी सके, उसमें हम लोग अपने पशुओं को नहला सके, इसकी व्यवस्था कर रही। और इस पर मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस, पूरा ध्यान अभी चला हुआ है। और उसमें हमने पहले चरण में कुछ तालाबों को लिया है, अब उसका एक बार रिजल्ट निकल के सामने आ जाए, फिर इस काम को हम बहुत तेज गति के साथ करने वाले हैं। दूसरा, हमारे यहाँ किसान भाई बैठे, कई लोग कह देते, विपक्ष के लोग भी आके, ये भाजपा वाले थे, ये कह रहे थे कि देखो भाई, हम आपकी आमदनी है, फसल के दाम है, 2 गुना करेंगे। वो हो गया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हम पर कटाक्ष करते हैं, 50-55 साल तक आप लोगों को हुकूमत करने का मौका मिला, एक मुश्त आपने हुकूमत की, मगर आपने कभी कोई टारगेट रखे क्या कि हम 5 साल में ये काम करेंगे, अगले 5 साल में ये काम करेंगे? बस एक टारगेट फिक्स करके रखा कि इस बार हमने इतना लूटा है, अगली बार हम लोग इतना लूटेंगे। और वो लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उंगली उठा रहे, कह रहे कि बताओ, 2017 में आपने कहा था कि 2022 तक किसान की आय को दुगना करेंगे, कर दी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, हो गई कि नहीं हो गई? वो कहते कि कहा, पहले 2000 का गेहूं तब 4000 रुपये हो गए क्या? इस तरह का तर्क देते हैं। मगर एक बात बताइए, 60 साल में आप 1350 रुपए तक गए, 60 साल में 1350 रुपए क्विंटल गेहूं, और आज गेहूं का दाम क्या है?
जरा एक बार बताएं वो लोग। हमने हर फसल वो किसान के खेत में पैदा होती है। गेहूं का मैंने तो कई बार कहा है कि भाई जब हमारी सरकार आई 2013-14 में, तो आप बताइए 2012-13 में जब उन्होंने फसल खरीदी थी, उस वक्त गेहूं का, धान का, ज्वार का, उड़द का, मूंग का, अरहर का, सोयाबीन का, रागी का, आप बाजरे का, इसका दाम क्या था? और आज जब हम 2025-26 में खड़े हैं, तब बताइए कि इन फसलों का दाम कितना है। अगर दुगने से ज्यादा भी ना हो गया तो मुझे बताइए, अभी खोल के आप लोग चेक करिए। पहली बार आप लोग बताइए कि हमारे यहाँ पर उड़द होती थी, मूंग होती थी, अरहर होती थी, हम लोग ने बोना क्यों छोड़ा? इसलिए बोना छोड़ा कि आपने ना हमें मार्केट दी, ना आपने हमें दाम दिया, और दोनों चीजें ना होने की वजह से हमारा किसान वो गेहूं पर, धान पर, ईख पर, इस पर चला गया, और बाकी फसलों से उसका ध्यान इसलिए हटाया गया, बहुत योजना के साथ हटाया गया, ताकि इन लोगों के छक्के लगते रहे, इन लोगों के 10 उंगलियां घी में रहे। अब ये लोग बाहर से दाल मंगाते थे, अरहर, मूंग दाल सब बाहर से मंगाते थे। आज तक भी लोगों ने व्यवस्था नहीं की थी कि हम लोग तेल तक भी खाने का जो ऑयल है वो भी बाहर से मंगाना पड़ा। और कितना मंगाना पड़ रहा है, कब से मंगाना पड़ रहा है? अरे क्यों नहीं आपने अपने किसान को सरसों का दाम अच्छा दिया, तोड़िए का दाम अच्छा दिया, आपने सोयाबीन का दाम अच्छा दिया, आपने सूरजमुखी का दाम क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं आपने उनकी खरीदी फसलें? और आज हरियाणा प्रदेश में 24 फसलें एमएसपी पे खरीद कर किसान का उद्धार करने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और सीधा पहली बार किसान के खाते में पैसा डाल रही है, ये और कहीं नहीं, ये हरियाणा की सरकार ने अपने किसान के लिए करके दी है, जिससे कोई मनाही भी नहीं कर सकता, कोई मनाही नहीं कर सकता। पहले हम फसल बेचते थे, 1 महीने में, 2 महीने में पैसे उसके उस तक मिलते थे, और वो भी एक मुश्त नहीं मिलते थे। जब हम लोगों को पैसे की जरूरत होती थी तो कभी हम लोगों को 50,000 थमा दिया, कभी 20,000 थमा दिया, कभी 40,000 थमा दिया, और उसका पैसे का सारा किसान खुर्द बुर्द हो जाता था। अगर एक मुश्त उसको पैसा मिले, उसके खाते में पैसा आ जाए, तो किसान अपनी अच्छी योजना बना के अपना काम कर सकता है, और वो आज करने लगा है। आज उसने ये तय किया कि मैं अपने बजट का, अपने पैसे का ठीक इस्तेमाल करूंगा, और वो जब ठीक इस्तेमाल करता है तो वो संपन्नता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि इन लोगों के बहकावे में मत आना। इन लोगों ने 60 साल आप लोगों का जिस तरीके से आपका शोषण किया है, उस शोषण का नतीजा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अरे इन लोगों ने तो आपकी जमीन को भी नहीं छोड़ा। ये लोग कहीं भी शहर का अगर विस्तार करना हो, आपके साथ क्या खेल खेलते थे? आपके खेत पर सेक्शन 4 लगा देते थे, सेक्शन 4 लगाया, आप डर गए कि तो कलेक्टर रेट है भाई, 12 लाख रुपए किला मिलेगा, 5 लाख रुपए किला मिलेगा, 20 लाख रुपए किला मिलेगा। आपके पास फिर वो किसी व्यापारी को भेजते थे, वो आता था, आपको कहता देख भाई तेरे खेत तो एक्वायर होंगे, अगर तू देना चाहता हो तो 12 लाख रुपए कलेक्टर रेट है, मैं तुझे 15 दे दूंगा, तू मुझे दे दे। तो किसान तो बोला है, वो उसकी बातों में आया, और उसने 15 में उसको किला दे दिया। उसने गया, वो सैंक्शन 4 हटवा लिया, सैंक्शन 7, 9 कौन सी लगाई वो सब हटवा ली, और हटते ही आप ही के खेतों के अंदर आज उसी जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लिया। मेरे प्रदेश के किसान की जमीन को जिन लोगों ने गलत तरीके से हत्याया है, वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ठीक नहीं कर रही। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई काम करना है, सरकार को अगर जमीन की आवश्यकता है, तो सरकार जमीन छीनेगी नहीं। सरकार कहेगी किसान को कि मेरे किसान भाई, हमें आपकी जमीन पर यह काम करना है, आपकी मदद के लिए करना है, इसलिए अगर आप जमीन देना चाहते हो तो ई भूमि पोर्टल पर जाओ, वहां पर आप अपना मनमाना रेट लिखो,
जो आपका दाम है आप अपना दाम मार्केट रेट का बताइए, और मार्केट रेट पे अगर आपकी सेटलमेंट होती है सरकार के साथ तो आप अपनी जमीन दे दीजिएगा। तो किसान को भी इसमें इतना लाभ आ रहा है, इतना लाभ किसान को मिल रहा है, और किसान के लिए और भी आगे जब इस तरह की कोई डेवलपमेंट की बात आएगी, कोई इंडस्ट्री लगाने की बात आएगी, तो उसमें किसान की जमीन छीनी नहीं जाएगी। जिनके किसान को 50% का पार्टनर बना के उसको कहा जाएगा कि तू भी इसमें आ जुड़, और जो बाकी लोग लाभ ले रहे हैं उसी पैटर्न पे चल के तुम लोग भी अपनी जमीन का सदुपयोग करो। ये चीजें कभी किसी ने सोची क्यों नहीं? सोची तो थी, मगर अपने लिए सोची, हमारे लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए कभी उन लोगों ने इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई, कोई बात उन्होंने सोची नहीं, और उसके कारण हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। दोस्तों, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारी सरकार एक भी काम ऐसा नहीं करेगी जिसमें जनता का थोड़ा भी अहित हो, और हम जनता जनार्दन से सुझाव लेके जनता जनार्दन के हिसाब से, सरकार जनता की है, जनता द्वारा बनाई गई है, जनता के लिए है, तो इसलिए जनता को इन्वॉल्व करके तब हम हरियाणा प्रदेश का विकास करने में दिन रात ईमानदारी के साथ एक किए हुए हैं। और इसलिए मोदी जी, हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने देश को, दुनिया को कहा कि देखो भाई दुनिया में किस तरह का आई है, कितनी 13 ही बच्चियां नहीं है, 13 बेटे हैं, बच्चे 13 है, 13 के 13 बच्चों को 11,000 रुपए, 12, हाँ 12 है, 13 है, 2 प्राइवेट स्कूल के भी है ना। हाँ, वैसे हम अपने सरकारी स्कूल के लिए करते हैं, मगर कोई बात नहीं, 2 बच्चे अगर मेरे पास प्राइवेट के भी आए हैं तो भी मेरे गांव के बच्चे हैं, तो सभी जो 14 बच्चे हैं, 11,000 रुपए मैं अपने बच्चों को प्रोत्साहन राशि देता हूं कि बच्चे आप लोग आगे बढ़े और खूब पढ़े, और किसी भी तरह की कोई कमी आपको नहीं रहने दी जाएगी। इस बात का भरोसा करिए। नायब सैनी सरकार जो गांव की जमीन का निपटारा है वो तो एक बार आप लोग करें, अगर उसकी कमेटी वगैरह बनाइए और अगर उसका निपटारा हो जाए तो हम लोग आगे उस पर कुछ काम कर पाए। ये जो चीजें हैं जो छोटी छोटी अपने कारणों से कहीं अटके खड़े हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ काम जो हमें करना होता हम लोग नहीं कर पाते। तो मेरा निवेदन है कि गांव की जो स्कूल को लेकर अगर किसी जगह पर कोई डिस्प्यूट है तो उसको गांव की कमेटी बैठ के उसको निपटा के दे दे, ताकि हम लोग उसके ऊपर जो भी आप जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग आपको करके दे सकें। दूसरा, आप इतनी गर्मी में इतने लोग मर रहे, मार रहे, देश के देश खंडर हो रहे, वो विकसित देश जो कई कमजोर देश रह गया हो उसको कोई सुविधा उपलब्ध करानी थी वो नहीं करवा रहे, बल्कि वहां पर अगर खनिज पदार्थ है उस पर वो अपना अटैक कर रहे, कह रहे कि ये हमें दो वरना हम कब्जा कर लेंगे। भारत इन सब चीजों से दूर है। भारत ने जगत को कहा है कि आप लोग शांति की स्थापना करिए, हम मानवता के कल्याण के लिए हैं, और मानवता का अगर हाथ होगा तो बहुत बड़े गंभीर परिणाम इस सारी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए भारत ने दुनिया को कहा है कि हम तुम्हारी तरह पाप नहीं कर सकते, हम विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। हजारों लाखों साल पुरानी हमारी एक परंपरा और परिपाटी है। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के जो युद्ध है ये बंद हो। लोगों ने जब ये बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी उन लोगों ने, तो हम लोग एक तरफ है और दुनिया जो इस तरह के स्वार्थ और लालच के कारण अपना हित सोचती है वो एक तरफ है, और उसी के बीच में भारत ने भी एक संकल्प लिया। भारत ने संकल्प क्या लिया कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। तो वो कहते हैं कैसे बनाओगे? हमने कहा हमारे पास
दुनिया का सबसे तेज और दुनिया का सबसे ज्यादा दिमाग है। हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा नौजवान है और हम लोग अपने नौजवानों को, उसकी स्किल को हम खड़ा करेंगे, डेवलप करेंगे। और ये हमारे जो बच्चे आज टॉप करके आ रहे हैं, इसी प्रतिभा के दम पर हम भारत को खड़ा करेंगे। ये भारत की सोच है और इस सोच को हम लोगों ने परिपक्व करना है, तैयार करना है और तैयार करके तय समय तक हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। हमने सारी दुनिया को कहा है कि तुम करो जो करना है, हम भारत को खड़ा करेंगे, हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और हमने ये भी कहा कि 2047 तक, यानी जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। उसी काम को लेके हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए जिन लोगों ने 60 साल तक राज करते हुए आने वाले दिनों में उनकी सरकारें क्या विजन लेके आएंगी, वो देश के सामने का परिणाम है कि हमारे साथ आजाद हुए देश आज वो कहां पहुंच गए और हम कहां पर खड़े हैं। और इसलिए भारत ने निर्णय लिया कि भारत के हर व्यक्ति को पता हो कि हमारा विजन क्या है और हम लोग क्या करने वाले हैं और कब तक करने वाले हैं। इसलिए आप सब नौजवानों से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से ये एक निवेदन करूंगा कि आप अपने काम को इस देश को समर्पित करते हुए आगे बढ़े। अपना हर काम ये सोच के कि मुझे अपने भारत को समृद्ध भारत बनाना है। मेरे भारत में अगर कभी किसी चीज की कमी हुई है तो मुझे उस कमी में आवश्यकता अनुसार काम करना है, ताकि हमें किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। इसलिए आप सब समझदार और बुद्धिजीवी, मेरे माता पिता, भाई बहन, सब आप यहाँ बैठे हैं, आप सब इतनी देर से बैठे हैं। मैं आप सबका पुनः, अगर उनसे कोई बात करे, पूछे, उसको कोई दिक्कत ना आए, अभी भी संकोच कर जाते बच्चे, तो उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है। और वो प्रोग्राम बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे डीओ मैम उस कार्यक्रम में थी, संबल लैब के कार्यक्रम में मैम थी, तो उस कार्यक्रम की भी हम लोग एक रूपरेखा बना रहे हैं कि हमारा हर बच्चा, उसकी झिझक, उसकी घबराहट, उसको सोचने का अवसर मिले, वो कहीं संकोच ना करे। ऐसे एक तो कार्यक्रमों के साथ हम लोग हर स्कूल में वो कार्यक्रम लेके पहुंचने वाले हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जो पढ़ता है वो उसका हुनर है, उस हुनर को दुनिया के सामने अपने बच्चों का आना ही चाहिए। बहुत हुनर वाले बच्चे हैं, मगर किसी संकोच के कारण वो पीछे रह जाते थे। उस संकोच को खत्म करना, उनकी प्रतिभा को पहचानना कि कौन सा बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, वो किस फील्ड में अच्छे से निकल के अपने आप को पैरों पे खड़ा कर सकता है। इस सारी व्यवस्था हम लोग करने लग रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग ये भी एक काम करने वाले हैं। कई बार मुझे गांव के लोगों की भी कई शिकायतें आती हैं कि सर, स्कूल में जो टीचर है वो क्लासरूम में बैठ के फोन का उपयोग करते